सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी सीजीएल के थ्रू, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं शुरू से लास्ट तक। इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ किस अप्रोच को मैंने फॉलो किया है जिससे मुझे एसएससी और बैंक्स हर तरह के एग्ज़ाम में हमेशा सफलता मिली है। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल करेंगे उसी अप्रोच से। आर्टलेस एंड हार्टलेस इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे कैसे महामारी के बीचों बीच सरकार इन करोड़ों अरबों रुपयों की बिल्डिंग्स को बनाने पे तुली है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके। शुरू करें। अप्रोच अपनी अलग है। मैं हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर और वोकैबुलरी अलग से लेकर के आपको बताता हूँ। तो जो भी आज आप सीखोगे अप्लाई करोगे इन क्विज़ेस के ऊपर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, खास करके बैंक वालों के लिए थोड़ा मुश्किल भी है ना। स्क्रीनशॉट लें इसका। और ये आपके सेकंड क्वेश्चंस सारे के सारे क्लोज टेस्ट के। वीडियो के लास्ट में लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा, पहले एक कोशिश ज़रूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए कुछ नया सीखते हैं। देखिए, हार्टलेस आप जानते हैं, जिसमें हार्ट ना हो, निर्दयी हो, जिसका दिल ना पसीजे, वो होता है हार्टलेस। और आर्टलेस कौन होता है? जिसमें कोई आर्ट ना हो, ऑकवर्ड हो, क्लमजी हो, हिंदी में बोलते हैं झल्ला। करे एक ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है जो ना केवल हार्टलेस है बल्कि आर्टलेस भी है। अब बात किसकी हो रही है? ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो कि जिसका दिल भी नहीं पसीज रहा है। इतनी मौतों को देख करके सरकार बिल्डिंग्स बनाना अभी भी जारी रख रही है, सारा पैसा उसमें लगा रही है और बना रही है इस तरीके से जो बिल्कुल हार्टलेस तरीका है, बिल्कुल ख़राब प्रोजेक्ट है। अब डिटेल में देखेंगे कैसे ये ख़राब है और क्यों हार्टलेस है इसके टाइटल पैराग्राफ से। बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी। हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। अपनी हर क्वेरी को इंस्टाग्राम पे डालें, शाम में मैं ऑनलाइन आता हूँ रिप्लाइज करने के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू कंसर्न्स अबाउट डिमोलिशंस इन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट। कह रहे सरकार जो है ना हमारी, द गवर्नमेंट, इसको रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए, इसको प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए, जवाब देना ही चाहिए। और किनका भाई? उन सब कंसर्न्स का, चिंताओं का। वो किस बारे में है? वो है ढाने के बारे में, डिमोलिश करने के बारे में, गिरा देने के बारे में। और किसके अंदर? सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पुरानी बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और नई बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं जिनको गिराने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे सरकार को अब जवाब देना ही चाहिए उन सभी चिंताओं का जो बिल्डिंग्स को ढाने के लिए हो रही हैं हमारे देश में। समझ गए? अब डिटेल में आगे देख लेंगे, है ना। पूरा किस्सा क्या है इस सेंटेंस को देख लो। गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, कौन से कलर में? ब्लू कलर में। मस्ट रिस्पॉन्ड आपकी वर्ब है पिंक कलर में। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सेंटेंस के सर और पैर आपके हाथ में आ जाएंगे। हर सेंटेंस का सर और पैर, सब्जेक्ट और वर्ब ब्लू और पिंक कलर में मैंने मार्क कर दिया है। इसका फ़ायदा उठाएं। अब देखने वाली चीज़ें, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, किसी को गिराना। इसको नॉकडाउन भी बोलते हैं ना, किसी को गिराने को। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है रेज, RAZE। ध्यान रखना, ये वाला रेज और ये वाला रेज दोनों अलग डिफरेंट से, दोनों जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं। इस रेज का मतलब होता है गुस्सा और इस रेज का मतलब होता है किसी को बुलडोजर से गिराना। समझ गए ना? अलग वर्ड्स हैं, अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। रिस्पॉन्ड के बाद में, रिप्लाई के बाद में, रिएक्ट के बाद में, आंसर के बाद में, चारों में ही आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और चारों में जिसको देते हैं प्रतिक्रिया उसके लिए आप टू लगाते हैं, ठीक है ना। जिसको जवाब देंगे, जिसको आंसर देंगे, जिसके सामने रिएक्ट करेंगे, टू लगा के ही बताएं। ये फिक्स प्रपोजिशन है चारों के वर्ब्स के सामने। चलिए अब एक समरी का वक्त है, अपने को पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारी संसद भवन के आसपास राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का आवास है, सभी सेक्रेटरीज के बैठने की जो जगह है, उनके ऑफिसेज हैं, सबको गिरा दिया जाएगा और गिरा करके नया बनाया जाएगा। वैसे तो लोग बोलते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार बोलती है बहुत ज़रूरत है। पुरानी बिल्डिंग्स में हम नहीं बैठ सकते, है ना, और उनमें स्पेस भी कम है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहे एक तो इस महामारी के बीच में ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तुम बना रहे हो, सारी चीज़ों को छोड़ करके, भूल करके, तो आप हो एकदम हार्टलेस। लोगों के दुखों के सामने आपका दिल नहीं पसीज रहा है तो आप हो गए हार्टलेस, है ना। कोरोना के बीचों बीच में आपको बिल्डिंग्स बनानी है बड़ी बड़ी,
और दूसरा काम क्या कह रहा, आप आर्टलेस भी हो, इसलिए क्योंकि आप कई ऐसी बिल्डिंग्स को गिराने वाले हो जिससे देश की नेशनल धरोहर है ना, राष्ट्रीय धरोहर पे खतरा आएगा। आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑकवर्ड है, क्लमजी है, आर्टलेस प्रोजेक्ट है। समझ गए ना। तो आज आप देख रहे हो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहा है गवर्नमेंट को इस काम के लिए। आज की टोन भी क्रिटिसाइजिंग है, इसको कंडेमनिंग बोल दो, साथ ही साथ एथिकल बोलेंगे, क्योंकि एथिक्स, मॉरल्स, नैतिकता की भी बात कर रहा है, क्या हमें करना चाहिए। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में एक साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट is highly questionable as a national priority at any time and more so in the midst of a pandemic। अब ये वही बात है जो पूरा देश कह रहा है। कह रहा है सरकार का जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बिल्डिंग्स को रीडेवलप किया जाएगा, पहले गिराया जाएगा फिर बनाया जाएगा, नया राष्ट्रपति आवास, नया प्रधानमंत्री आवास, है ना। कह रहे ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, ये बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है, जिस पे सवाल उठें। और कैसे, एक नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पे, और कह रहे किसी भी वक्त, है ना, एट एनी टाइम। ये प्रोजेक्ट देख करके लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रही है, कभी भी आप देख लो। कह रहा और ये और भी ज़्यादा है मोरसो, और भी ज़्यादा है मोरसो बीचों बीच एक महामारी के, एक पैंडमिक के। समझ गए ना। तो ये प्रोजेक्ट है बहुत क्वेश्चनेबल है, और पैंडमिक के बीच में तो इस पर इतने सवाल खड़े हो ही जाएंगे। अब देखने वाली चीज़ें, प्रोजेक्ट की वर्ब है इज़, ये पूरा एक ही नाउन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वर्ब है इसकी इज़। अब देखो सारे वर्ड्स देखते हैं। क्वेश्चनेबल, जिसके ऊपर सवाल उठाए जा सके, है ना, जो सवाल करने लायक हो, क्वेश्चनेबल। इसके लिए एक वन वर्ड है अपने पास, कॉन्ट्रोवर्टिबल आया हुआ। आप एग्जाम में इसको देखोगे वन वर्ड वाले सेक्शन में। कॉन्ट्रोवर्टिबल हर वो चीज़ है जो सवाल उठाई जा सके, ऐसी चीज़, है ना। इन द मिस्ट ऑफ को आप अमिड भी बोलते हैं। मोर सो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब होता है और भी ज़्यादा, या इंग्लिश में बोलें टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। मैं आपको यूज़ करना सिखाता हूँ, अगर नोटबुक में नोट कर लोगे तो ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे इसके साथ। गेटिंग अ हॉस्पिटल बेड इज़ डिफ़िकल्ट टुडे, मोर सो इफ़ यू आर इन अ रूरल एरिया। एक हॉस्पिटल बेड को पाना बहुत मुश्किल है आज, और भी ज़्यादा अगर आप गाँव में रहते हो। समझ गए ना, मोर सो यही बोलता है, और भी ज़्यादा अगर ऐसा है। SSC एग्जाम्स आर डिफ़िकल्ट टू क्रैक, मोर सो इफ़ यू आर्ट रेगुलर विद योर स्टडीज़। SSC के एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हैं क्रैक करने, और भी ज़्यादा अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, नलायक हो। समझ गए ना। तो मोर सो का आप ऐसे यूज़ करते हैं, नोट कर लेना भाई, तुम्हारे लिए लिख करके बना करके डाल रहा हूँ, अगर नोट नहीं किया तो तुम भूल ही जाओगे, है ना। चलो बढ़े आगे। कह रहे द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड न्यू रेसिडेंसीज फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट। कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट है ना, इंक्लूड करता है, इस प्रोजेक्ट में शामिल है। अच्छा भाई क्या क्या शामिल है? एक तो कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, किसको? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को, नए संसद भवन को, और नए घरों को बनाना हमारे पीएम साहब के और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब के। तो ये होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब ग्रामर रूल कर लें अपने। प्रोजेक्ट की वर्ब है इंक्लूड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा के। ग्रामर कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया, 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ मैं। मिक्स करने का मतलब ये होता है कि एक साथ एक जगह पे तीनों को आप सीख पाओ, है ना। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर सेपरेट आर्टिकल आ जाए या सेपरेट पोजीशन आ जाए तो वो सेपरेट नाउन्स को इंडिकेट करता है। ये रूल लिख लेना, सेपरेट आर्टिकल हो या सेपरेट पोजीशन हो और सेपरेट नाउन्स को इंडिकेट करेगा। बड़ा ही लॉजिकल रूल है, ध्यान से समझो। आई ऑन अ ब्लू एंड वाइट कार दैट रन या रन्स ऑन पेट्रोल। मैं एक ब्लू और वाइट कार को ऑन करता हूँ जो कि पेट्रोल पे दौड़ती है। अब देखो कार हो गई 2, एक ब्लू और एक वाइट। अगर ये कार दौड़ती है पेट्रोल पे, 2 कारें हैं, तो मुझे लगाना चाहिए रन, दैट रन ऑन पेट्रोल। सीधी सी बात है ना। लेकिन ध्यान दे लेना, ये ब्लू और वाइट कार है, इसमें ब्लू के आगे तो मैंने ए लगाया है, अ ब्लू, और वाइट के आगे ए को नहीं लगाया। इसका मतलब पता क्या है? ये कार नीली और सफ़ेद है, समझे मेरी बात को, आधी नीली आधी सफ़ेद है। ये एक ही कार है, 2 कारें नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे? रन्स ऑन पेट्रोल।
कैसे पता लगा? सेपरेट आर्टिकल आएगा तो सेपरेट नाउन्स होंगे। आर्टिकल आया है एक, अगर एक आर्टिकल आया तो एक ही कार है, इसलिए एक सिंगुलर वर्ब को हमने यूज़ किया। अब इस बिल्कुल इसका उल्टा, आई ओन अ ब्लू एंड अ वाइट कार दैट रन या रन्स ऑन पेट्रोल। मैं एक ब्लू और वाइट कार को ओन करता हूँ जो कि पेट्रोल पे भागती हैं। अब बताओ कितनी कारें हैं? एक ये है और एक ये है। समझ गए ना? सेपरेट आर्टिकल आ गया, दैट लगा करके दो कारें हो गई। अब रन्स नहीं, अब मेरे भाई आएगा रन। समझ गए लॉजिक को? दो बार ए आया तो समझ जाना ना दो कारें हैं, ए एन आया या द आया। अगर एक बार ही आया तो समझ लेना एक ही कार है ना, बीच में एंड लगा होगा हमेशा। द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ या हैव रिजाइंड। कंपनी के डायरेक्टर और CEO ने रिज़ाइन कर दिया। अब कितने आदमी हैं? एक तो डायरेक्टर है, एक CEO है। अगर दो आदमी हैं, दोनों के आगे द लगा हुआ है, दोनों के आगे द लगा हुआ है, तो दो आदमी हैं ही। समझ जाना इस चीज़ को। अगर ऐसा है तो दो के लिए हैव रिजाइंड, हैव रिजाइंड। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे आदमी है एक, द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक आदमी के लिए एक वर्ब आएगी, हैज़ रिजाइंड। बिल्कुल सिंपल, दो आर्टिकल दो आदमी, एक आर्टिकल एक आदमी। अब लास्ट देख लो, सैफ एंड करीनाज लेटेस्ट मूवी इज आर अ हिट। सैफ्स एंड करीनाज लेटेस्ट मूवी इज आर हिट। देखो पोजेशन ऊपर कितने आए हैं? दो पोजेशन आए हैं, ऊपर एक आया है। समझ लो, करीना का पॉजेसिव बना दिया, सैफ का पॉजेसिव नहीं बनाया। इसका मतलब पता क्या है? मूवी एक ही है, दोनों ने साथ में मिल करके उसमें अपने रोल जो है अदा किए हैं। तो सैफ और करीना की सिंगल मूवी एक हिट है तो इज़ अ हिट। लेकिन यहाँ पे सैफ्स और करीनास दो दो पॉजेसिव लगे हुए हैं, मतलब दोनों की अलग अलग मूवी है। तो लेटेस्ट मूवी नहीं, लेटेस्ट मूवीज और इज़ नहीं, आर अ हिट नहीं, हिट्स। अ हिट भी लगा सकते हो और हिट्स भी लगा सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेपरेट तो सेपरेट, अगर सिंगुलर लगाया एक ही जगह तो हमेशा सिंगुलर नाउन। पॉजेसिव के केस में लास्ट वाले के आगे ऐसा आता है, शुरू वाले में यहाँ नहीं लगाओगे आप, है ना। ऐसा मत लिखिया ना, सैफ्स एंड करीना लेटेस्ट मूवी, ऐसा नहीं, ऐसा मत लिखिया ना कि एक जगह लगा रहा हूँ यहाँ लगा देता हूँ। पॉजेसिव के केस में भाई यहीं आएगा लास्ट वाले की। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज इंडीड रिक्वायर्ड and there is a strong case for reorganizing the existing offices of the central government। अब बता रहा है सरकार की क्या कहना है और कितना सही है सरकार का कहना। कह रहा है सरकार का जो कहना है ना कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वो वास्तव में रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही बात है, उसकी हमें ज़रूरत है। इंडीड रिक्वायर्ड है, इंडीड मतलब रियल में, रियली। और कह रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस भी है, एक बहुत अच्छी डिमांड भी है। और किस काम के लिए? रीऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर से ऑर्गेनाइज करने के लिए हाल में जो ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। कह रहे ये दोनों ही चीज़ें हम मानते हैं ज़रूरी हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो नहीं करनी चाहिए। समझ गए सेंटेंस? बिल्डिंग की वर्ब है इज़, स्ट्रॉन्ग केस की वर्ब है इज़, देयर एक एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा होता है ना। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। रीऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रीस्ट्रक्चर करना। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। कह रहे however the architecture and timelines of redevelopment as it is happening now are less about the need and more about an imperious obsession with grandeur। देखो इसमें मोटे मोटे भारी भारी वर्ड्स हैं पर कई बार करे हुए वर्ड्स हैं, आने चाहिए। कह रहा हालांकि जो आर्किटेक्चर है और जो टाइमलाइन है, जो नक्शा है और इसको बनाने का वक्त है, और किसका भाई? इस रीडेवलपमेंट का। कोरोना के बीचों बीच आप ऐसा नक्शा बना के बैठे हो, यहाँ पे लोग मर रहे हैं और यहाँ बिल्डिंग ढा रहे हो और उसी बिल्डिंग को फिर से बना रहे हो। कह रहे ये जो काम है ना, दोनों चीज़ें जो हैं, कह रहे जैसा कि अभी हैपन हो रहा है, जैसा अभी हो भी रहा है, कह रहे नाउ, कह रहे ये लेस है अबाउट, ये कम है उस नीड के बारे में और ज़्यादा है उस चीज़ के बारे में जो है सरकार का एक सनकीपना, ऑब्सेशन या मेनिया, जो विद ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर के साथ में, शानो शौकत के साथ में है, मैजेस्टी के साथ में है। और कैसा है सनकीपना? इम्पीरियस है, बहुत ही प्राइडफुल है, बहुत ही अकड़ू है। समझे सेंटेंस को? कह रहे ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप मान लो बिल्डिंग बनाना है, बना लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप बना रहे हो और जिस वक्त बना रहे हो ना, अब नीड की बात कम है, अब नीड की बात कम है, अब ज़्यादा बात किसकी है? आपके उस जुनून की जो शानो शौकत दिखाने का होता है। और कैसी शानो शौकत? बहुत ही हाई हैंडेड हो, बहुत ही एरोगेंट हो, बहुत ही अकड़ बड़ी हो। तो ये दिखाने के लिए आप ज़्यादा कर रहे हो, नीड के लिए आप कम कर रहे हो, है ना। समझ गए? टाइमलाइंस की वर्ब है आर, ये दोनों सब्जेक्ट्स की वर्ब है, आर्किटेक्चर टाइमलाइंस की आर। इट की वर्ब है इज़ हैपनिंग, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। लेस वाला कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं। लेस और मोर में क्या फ़र्क होता है, लेस और लेसर में क्या फ़र्क होता है ना।
आज नहीं करवाऊंगा, बहुत बार किया है, आज अपने दिमाग में रिवाइज करो, यहाँ पे लेसर क्यों नहीं लिखा हुआ है ना। इम्पीरियस का मतलब होता है अकड़ू। अकड़ू के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। एरोगेंट सिंपल वर्ड है, प्राइडफुल सिंपल वर्ड है, हाई हैंडेड एक है, कैवेलियर कैवेलियर, और लास्ट में ह्यूब्रिस्टिक। सब अकड़ू के अच्छे अच्छे सिनोनिम है जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ये आपको शायद नहीं आते होंगे, दिमाग में नोट करो, पेंसिल से लिख लो। ऑब्सेशन को मेनिया बोलते हैं। ग्रैंड्योर का मतलब होता है शानो शौकत, मैजेस्टी, स्प्लेंडर। करेक्ट द आयरनी इज दैट अ colossus built among the ruins of a pandemic could turn out to be a monument to the government's disregard for public good। ये वाली लाइन है ना, ऐसी लाइन है जैसे शेक्सपियर ने लिखी हो, समझो इसको। कह रहा उपहास की बात ये है, आयरनी ये है, मज़े की बात ये है। कह रहा है ये जो क्लॉसस है ना, क्लॉसस का मतलब होता है बड़ी सी कोई चीज़। ये बिल्डिंग को, अब ये बिल्डिंग भी बड़ी है अपने आप में, जाइंट बिल्डिंग है। तो कह रहा है बड़ी सी जो स्ट्रक्चर है जो बिल्ड हो रही है, बनी है बीचों बीच इस पैंडमिक के खंडरों के। तो यहाँ पे तो पैंडमिक के खंडर या बर्बादी चल रही है, उसके बीच में जो बिल्डिंग क्लॉसस बनी है, कह रहे ये टर्न आउट हो सकती है, ये इमर्ज हो सकती है, ये निकल करके आ सकती है एक मॉन्यूमेंट के तौर पे, एक कब्र के तौर पे, एक दरगाह के तौर पे, और किसकी, सरकार के उस डिसरिगार्ड की, सरकार की उस अवहेलना की जो है पब्लिक गुड की, जो है लोगों की भलाई की। कह रहा आप बना रहे हो एक बड़ी सी क्लॉसस बिल्डिंग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, लेकिन ये बिल्डिंग बन रही है इस पैंडमिक की तबाही के बीचों बीच। और ये पता है क्या बन के निकलेगी आज से 50 साल बाद? ये निकल करके निकलेगी एक मॉन्यूमेंट के तौर पे, याद दिलाने वाले मेमोरियल के तौर पे, एक दरगाह के तौर पे, जो आपका डिसरिगार्ड था लोगों की भलाई के लिए। लोग इधर मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, आपको बनानी है बिल्डिंग। समझ गए ना? इस तरीके से इसने लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, वर्ड्स देख लो भारी भारी हैं। आयरनी आप जानते हैं, सरकाजम बोलते हैं इसको, है ना, उपहास की बात। क्लॉसस बड़ी सी स्ट्रक्चर हो, अ जाइंट स्ट्रक्चर या मैमथ को बोलते हैं क्लॉसस। बिल्ड एक एडजेक्टिव है, कौन सी क्लॉसस? जो बनाई गई है पैंडमिक के बीचों बीच। रूइंस के दो मतलब होते हैं, तबाही या खंडर, है ना। पैंडमिक के खंडर बोल दो या पैंडमिक की तबाही बोल दो, एक ही बात है। टर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है निकल करके आना, इमर्ज होना, अपीयर होना। मॉन्यूमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको याद ताज़ा करवाए किसी की। ये अक्सर दरगाहों को बोला जाता है ना, श्राइन्स, टूमस्टोन्स को, दरगाह को, कब्र को अपने मॉन्यूमेंट बोलते हैं। बड़े आगे कह रहे द मिसप्लेस्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द सेंटर to complete the project before the next Lok Sabha election in 2024 is characteristic of the showmanship that has befallen governance in India, but there is no justifiable urgency in razing to the ground a row of buildings then rebuilding। कह रहे जो मिसप्लेस्ड डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है काम को करने का पक्का इरादा, मिसप्लेस्ड का मतलब होता है गलत जगह पे रखा हुआ। सरकार का पक्का इरादा ये होना चाहिए कि मौतों की संख्या को कम करें, ऑक्सीजन और दवाओं की डिलीवरी को स्मूथ बनाएं। ये डिटर्मिनेशन की जगह वो है मिसप्लेस डिटर्मिनेशन, गलत जगह पे रखा हुआ डिटर्मिनेशन। अब ये कौन सा डिटर्मिनेशन है? ये है सेंटर का कि कंप्लीट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, और कब? अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले, 2024 से पहले। कह रहे जो बिना बात का जो डिटर्मिनेशन है ना, बिना काम की चीज़ का, ये करेक्टरिस्टिक है, ये एक निशानी है, ये एक फीचर है ना। और किसका? उस शोमैनशिप का, उस दिखावे का, उस ड्रामा का, जो कि बी फॉलन कर चुका है, जो कि सर पे आ पड़ा है, जो कि हुआ है लगा जा करके हमारी गवर्नेंस को, प्रशासन को, हमारे देश में। समझे सेंटेंस को? बिना बात का डिटर्मिनेशन है 2024 से पहले इस बिल्डिंग को बनाने का। ये सीधा सीधा एक करेक्टरिस्टिक है, एक बहुत बड़ा फीचर है सरकार के उस ड्रामा का, जो कि आज घेर करके बैठा है, बिफॉलन करके बैठा है हमारी गवर्नेंस को भारत देश में। कह रहे लेकिन वहाँ कोई भी जस्टिफाइबल अर्जेंसी नहीं है, वहाँ कोई भी ऐसी अर्जेंसी या ज़रूरत नहीं है जो जस्टिफाइबल हो, सही ठहराई जा सके रेज करने में, ग्राउंड पे गिरा देने पे, ज़मीन पे, धरातल पे एक रॉ बिल्डिंग्स को, एक बिल्डिंग्स की कतार को, और फिर उनको रीबिल्ड करने को। समझ गए ना? तो ये दोनों ही बातें बोल रहा है। सरकार ने बिना बात ही इरादा बना रखा है ऐसा काम करने का जिसकी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी सही ठहराई जाने वाली अर्जेंसी अभी नहीं है कि आप एक कतार बिल्डिंग्स की पहले ज़मीन पर रेज कर दो, गिरा दो, और फिर उनको रीबिल्ड करना शुरू कर दो, फिर से खड़ा करना शुरू कर दो। समझ गए? अब देखने वाली चीज़ें, मिसप्लेस्ड, इसको डिसप्लेस्ड भी बोलते हैं, मिसलेड भी बोलते हैं। गलत जगह पे कोई चीज़ होती है तो वो मिसप्लेस्ड होती है ना। करेक्टरिस्टिक मतलब आपका फीचर, ट्रेट, वर्च्यू। शोमैनशिप मैंने आपको बोल दिया, दिखावा, इसको फसाड भी बोलते हैं। लिखा जाता है फैकेट, बोला जाता है फसाड, है ना। मास्क या मुखौटे को बोलते हैं, दिखावे को, फैकेट। बिफॉलन का मतलब है अकर होना या हैपन होना आपके साथ, है ना। आप बोल सकते हो अ ट्रेजेडी हैज़ बिफॉलन अस, एक ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई है, हमारे हैपन टू अस हुई है, अकर टू अस हुई है ना। बिफॉलन का मतलब ये होता है आपके सर पे कोई गलत चीज़ पड़ जाना।
जस्टिफाइबल जिसको सही ठहराया जा सके, अर्जेंसी मतलब अर्जेंट रिक्वायरमेंट, रेज वही वर्ड है जो ऊपर बताया था, डिमोलिश करने को कहते हैं रेज करना, इसको RAG वाले रेज से कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब होता है आपका एंगर, आपका गुस्सा। कह रहे लास्ट वीक 76 scholars, artists, writers, curators and museum professionals put the spotlight on a particularly concerning aspect of the project। कह रहे पिछले ही हफ्ते 76 ऐसे महानुभावों ने पुट कर दिया स्पॉटलाइट को, सारा अपना फोकस डाल दिया और किस पे, एक ऐसे ही खास कंसर्निंग एस्पेक्ट पे, चिंताजनक पहलू पे इस प्रोजेक्ट के। तो इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसपे इतने लोग खफा हैं, सबके सब राइटर आर्टिस्ट हैं और इन्होंने सरकार को लिखी है चिट्ठी। अब देखो ये सब लोग हैं कौन? स्कॉलर होते हैं जो लोग रिसर्च करते हैं, आर्टिस्ट आप जानते हैं कला के पुजारी, राइटर वो होते हैं जो लिखते हैं, क्यूरेटर होते हैं जो म्यूजियम के अंदर म्यूजियम की देखभाल करते हैं, और म्यूजियम प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं म्यूजियम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किसकी क्या हिस्ट्री है वो बताते हैं। इन सब लोगों ने पुट किया, सब्जेक्ट है ये और पुट होना होंगी इनकी वर्ब। अब देखो पुट वर्ब की खासियत क्या है, पुट 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 तीनों रहती है सेम, है ना, कट है, पुट है, स्प्रेड है, स्प्लिट है, कास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, इनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे इन सब ने लास्ट वीक इस काम को किया, तो ये V2 है, V3 नहीं है। अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, पहले आपसे पूछने वाला हूँ, मुझे ये बता दो यहाँ पे पुट V2 लगाई, यहाँ पे हैव पुट लगा के V3 क्यों नहीं लगाई? सीधा सा सवाल है आपसे, काम तो हो चुका है। V2 लगा के पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, किसी काम के होने को बताते हैं। V3 लगा कर भी किसी काम के पूरे होने को बताते हैं, आई हैव डन दिस, मैं इसको कर चुका हूँ। तो क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि यहाँ पे हैव पुट ना लिख के खाली V2 रखा और सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाया? चलो देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, अगर एडवर्ब ऑफ पास्ट मिल जाए, अगर सेंटेंस में एक पास्ट को डिनोट करने वाली एडवर्ब दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करें, परफेक्ट टेंस को यूज़ ना करें। मोहिनी रिटर्न फ्रॉम दुबई और मोहिनी हैज़ रिटर्न फ्रॉम दुबई यस्टरडे। देखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पास्ट मिल गई, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन 2012। पास्ट की अगर बात हो जाए, जहाँ पे एडवर्ब पास्ट मिल जाए वहाँ पे इंडेफिनिट टेंस को लगाना। अब यहाँ पे हैज़ रिटर्न नहीं लगा सकते, अब क्या करूँ, इसको बदल दो V2 में, हैज़ को निकाल दो, मोहिनी रिटर्न फ्रॉम दुबई यस्टरडे। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में कोई एडवर्ब पास्ट नहीं आ रही है, यहाँ पे बिना बात जो है खाली खाली पास्ट इंडेफिनिट टेंस मत लगा के आओ, यहाँ पे बना दो इसको पास्ट इंडेफिनिट, मोहिनी हैज़ रिटर्न फ्रॉम दुबई। तो बस यही फ़र्क होता है दोनों के बीच में, कब किसको यूज़ करना है। ऑपरेशन सर्च लाइट हैज़ किल्ड मिलियंस इन 1971। बांग्लादेश में हुआ था ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें पाकिस्तान के जनरल्स ने 3 मिलियन लोगों को मारा था, 30 लाख लोगों को 71 की वॉर में। अब देखो ये काम कब हुआ था भाई, ये काम हुआ था 71 में। इन 71 क्या बता रहा है, एक पास्ट इवेंट, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। एडवर्ब पास्ट अब मिल गई आपको, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मत लगाओ, हैज़ को निकाल दो, V2 लगा दो, सर्च लाइट किल्ड मिलियंस इन 1971। समझ गए? अब यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ लगा हुआ है लास्ट वीक, अगर ये एडवर्ब पास्ट है तो यहाँ पे V2 लगाऊंगा, हैज़ प्लस V3 नहीं आएगी। केरल नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स INIGNCA and the National Archives Annex are set to be demolished to make way for new buildings। कह रहा है ये जो है ना दोनों जो म्यूजियम्स हैं, है ना, ये सेट हैं, तैयार हैं डिमोलिश होने के लिए, ताकि मेक वे फॉर करें, रास्ता आसान बनाएं, साफ़ करें नई बिल्डिंग्स के लिए। तो इन तीनों म्यूजियम को सरकार तोड़ेगी और इनकी जगह कुछ नया खड़ा करेगी। समझ गए सेंटेंस को? अब देखते हैं तोड़ के क्या बनाएगी। पहले इस सेंटेंस में देख लो क्या क्या लगेगा। सब्जेक्ट हो गए तीनों, वर्ब हो गई आपकी यार, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मशहूर इमारतों के आगे द लगाएं तो द लगाया हुआ है, द ताजमहल, द आईफिल टावर, द ये वाला म्यूजियम, द ये वाला जो है सेंटर। अब देखो जो ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, अपने आप से उसका जवाब मांगो। आर सेट टू बी डिमोलिश्ड, यहाँ पे टू बी डिमोलिश्ड क्यों लिखा? आर सेट टू डिमोलिश क्यों नहीं लिखा? टू के बाद में सीधे सीधे डिमोलिश लिख के इन्फिनिटिव बना सकता था ना। ये कैसा मैंने अजीब सा इन्फिनिटिव बनाया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले खुद से पूछो फिर मैं बताता हूँ। चलो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। एक्टिव इन्फिनिटिव और पैसिव इन्फिनिटिव के बीच का डिफरेंस। अगर टू प्लस में बेस फॉर्म लगी हो तो एक्टिव इन्फिनिटिव, अगर टू प्लस इन्फिनिटिव लगाओ, टू प्लस बी प्लस V3 लगी हो तो पैसिव इन्फिनिटिव। देखो पैसिव जहाँ भी आ जाए ना इंग्लिश में तो B प्लस V3 तो आएगी। B प्लस V3 देखा, समझ जाओ ये पैसिव इन्फिनिटिव है टू के बाद में। अब इनका यूज़ क्या है भाई? जैसा पैसिव का यूज़ होता है वहाँ पे इसको यूज़ करना है, जब एक्टिव का यूज़ होता है तब इसको यूज़ करना है। कैसे पता लगेगा? हैंड ओवर द कैश और गेट रेडी टू किल वन ऑफ द रॉबर्स सेड टू द कैशियर।
एक रॉबर्स में से एक रॉबर ने, लुटेरों में से एक लुटेरे ने क्या बोला भाई, डकैत ने कैशियर को बोला या तो कैश हमें हैंडओवर कर दो, सरेंडर कर दो, या फिर तैयार हो जाओ मरने को। अब रेडी किसके लिए होना है, मरने के लिए। किल का मतलब होता है मारना। टू किल यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, मारने की बात कर रहा है, पर यहाँ पे कैशियर खुद मरेगा, कैशियर को मरने के लिए तैयार होना है। यहाँ पे कैशियर के ऊपर काम होगा, पैसिव इन्फिनेटिव की ज़रूरत है, बीच में घुसा दो बिल बी और पीछे लगा दो ईडी, समझ गए ना। तो गेट रेडी टू बी किल्ड, मरने के लिए तैयार हो, मारने के लिए तैयार नहीं हो, मारूंगा तो मैं, तुम तैयार हो जाओ मरने को। अ कमेटी वॉज फॉर्म टू बी इन्वेस्टिगेटेड द स्कैम, एक कमेटी को फॉर्म किया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्कैम को। कमेटी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी खुद या खुद इन्वेस्टिगेट होगी, कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी। यहाँ पे टू बी इन्वेस्टिगेटेड पैसिव का मतलब पता क्या है, कमेटी फॉर्म हो गई है कि वो खुद को इन्वेस्टिगेट करे। अरे हो सकता है क्या, इन्वेस्टिगेट इस स्कैम को करना है, हमने ऑब्जेक्ट भी बना रखा है इसको, इस वर्ब का, सीधी सी बात है यहाँ पे टू बी इन्वेस्टिगेटेड पैसिव इन्फिनेटिव गलत है, तो क्या करें, इसको एक्टिव में बदल दो, बी को निकाल दो और इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म बना दो। समझ गए ना, बस अपना दिमाग लगाना है आपको और पूछना है सवाल, काम क्या हो रहा है। अगर काम हो रहा है सेंटेंस के डूअर पे ही तो पैसिव लगाएं, अगर डूअर काम कर रहा है तो एक्टिव लगाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा आज के क्विज में। कह रहा दीज एक्सपर्ट्स हैव कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वाइड पब्लिक कंसल्टेशंस ऑन द पैथ अहेड। कह रहे ये सभी एक्सपर्ट्स ने 37 या 76 जितने भी थे, इन्होंने कॉल फॉर किया, डिमांड की है एक जल्दी से सस्पेंशन की इस प्रोजेक्ट के। उन्होंने बोला भाई ये प्रोजेक्ट का ये वाला हिस्सा सस्पेंड कर दो, हमारे म्यूजियम मत गिरा देना। और इन्होंने किस चीज़ की डिमांड की है, बड़े स्तर पे, वाइड पब्लिक स्तर पे कंसल्टेशंस की, चर्चाओं की, आगे के पाथ के लिए, अहेड के लिए। इन्होंने बोला है पब्लिक में इस बात को पहले रखो कि तुम इसको तोड़ने वाले हो, है ना, उसके बाद ही तोड़ना, तब तक के लिए इसको सस्पेंशन पे डाल दो। अब रीज़न बताएगा आगे क्या है ना। एक्सपर्ट्स की वर्ब है हैव कॉल्ड, कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना, कंसल्टेशन का मतलब होता है डेलिब्रेशन, बातचीत, मंत्रणा, है ना। अब कॉल से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब आपको दिमाग में आपके बैठ गई होंगी अभी तक। पहली है कॉल फॉर, दूसरी है कॉल ऑन या पोन, तीसरी है कॉल इन ऑन, चौथी है कॉल एट और पांचवी है कॉल अप। एक बार खुद से रिवाइज कर लो, फिर मैं बता देता हूँ, फिर क्विज में लगेंगी ये वाली आ जाना, कॉल वाली फ्रेजल वर्ब्स। देखो कॉल फॉर किसी चीज़ की डिमांड करना, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। कॉल ऑन किसी की डिमांड करना, किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट की, किसी इंसान की, है ना। कॉल इन ऑन का मतलब होता है किसी को एक ब्रीफ विजिट पे करना, जैसे किसी घर गए 2 मिनट मिल के आ गए, आपने उससे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 1-2 मिनट की विजिट की और वापस आ गए, है ना, कॉल इन ऑन। कॉल आउट का मतलब होता है किसी गाड़ी वाड़ी का, किसी जहाज वहाज का, किसी बंदरगाह पे या किस बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए रुकना। जैसे राजधानी आई, जयपुर रुकी 2 मिनट, फिर निकल गई आगे अहमदाबाद के लिए, है ना, कॉल आउट करके गई है जयपुर पे। कॉल अप करने का मतलब होता है किसी को फ़ोन करना, टेलीफोन। तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं, कई बार करवा दिया, आज लिख नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए अगर तुम डिलीजेंट स्टूडेंट हो, सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। कह रहा देयर आर वैलिड कंसर्न्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द कलेक्शंस हाउस्ड एट 3 दी सेंटर्स। कह रहा वैलिड कंसर्न्स हैं, सही चिंताएं हैं, किसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, उन कलेक्शंस के जिनको हाउस किया गया इन सेंटर्स पे। तो इन सेंटर्स पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाना अपने आप में जान से खेलने वाली बात है ना, या यूँ समझ लो इन सारी कलेक्शंस को आप ख़राब कर दोगे जैसे ही आप इनको हिलाओगे। तो वैलिड कंसर्न्स की वर्ब है आर, हाउस्ड मतलब ये रखे गए हैं यहाँ पे, एक एडजेक्टिव है, कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन। कह रहा रेलोकेशन ऑफ द ट्रेजर्स एट द नेशनल म्यूजियम, archival records at the National Archives and manuscript holdings at the IGNCA can be an extremely challenging task even during ordinary times। कह रहा relocate करने का काम, अब ये क्या होता है भाई, लोकेट करना मतलब किसी चीज़ को लोकेशन देना, किसी चीज़ को ढूंढना, उसका पता लगाना। और रेलोकेट का मतलब क्या होता है, फिर से लोकेट करना, यहाँ से उठा करके वहाँ रखा है, दिल्ली से उठा करके बम्बई रखा है ना, किसी चीज़ को शिफ्ट करना। कह रहा रेलोकेट करने का जो काम है ना, शिफ्ट करने का काम है, सारे के सारे इन खजानों का नेशनल म्यूजियम में, पुरानी चीज़ें खजाने की तरह है ना, हमारे लिए ट्रेजरी हैं। कह रहे इन सब कीमती चीज़ों का रेलोकेट करने का काम है। अच्छा और किसका भाई, आर्काइवल रिकॉर्ड्स का, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का, आर्काइवल मतलब ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, है ना, और कहाँ पे, इस नेशनल आर्काइव्स में। और मैन्यूस्क्रिप्ट होल्डिंग्स का, ये क्या होती है भाई, मैन्यूस्क्रिप्ट होती है हाथ से लिखी हुई कोई किताब जो आज भी बची हुई है हज़ारों सालों बाद, समझ गए ना, ओरिजिनल राइटिंग की, राइटर की राइटिंग में लिखी हुई कोई चीज़। कह रहे जो मैन्यूस्क्रिप्ट होल्डिंग्स हैं
इस वाले सेंटर पे। कह रहा है ये सब चीज़ें है ना, इनको रेलोकेट करने का काम बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है अपने आप में, यहाँ तक कि नॉर्मल हालात में भी, ऑर्डिनरी टाइम्स में भी। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ट्रक में बांधी और भेज दी, ये चीज़ों को बड़े आपको इक्विपमेंट के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा, प्लान बना करके। समझ गए? रेलोकेशन की वर्ब है कैन बी, और कुछ इसमें है नहीं देखने वाला। कह रहा है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज। वही बात बोल रहा है। कह रहा है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, बहुत ही जटिल कार्रवाई है ये अपने आप में, जिसको ज़रूरत होती है बहुत ही गहराई से प्लान करने की और एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ की, है ना। आप और मैं नहीं कर सकते, कोई एक्सपर्ट करेगा, पहले महीनों जो है प्लानिंग करेगा कैसे मैं ले जाऊँगा इधर से उधर। कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत जटिल, कॉम्प्लिकेटेड बोल दो, इंट्रिकेट बोल दो। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑपरेशन के लिए आया, रिक्वायर्स इसकी वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सच चेंजेस अराउंड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस टेक प्लेस ओनली आफ्टर वाइड कंसल्टेशंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा ऐसे बदलाव जो है ना, और किसके चारों तरफ, ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के, प्रीमियर मतलब बड़े लेवल के, लीडिंग, भारत के सबसे बड़े म्यूजियम के, भारत के सबसे बड़े आर्काइवल सेंटर के। कह रहा है ऐसे जो बदलाव है ना, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में वो टेक प्लेस करते हैं, वो होते हैं महज तभी, और किसके बाद, बड़ी बड़ी वाइल्ड कंसल्टेशन के बाद, लोगों में विचार विमर्श के बाद, दुनिया के किसी भी हिस्से में। तो अगर अमेरिका में ये काम हो रहा होता, जर्मनी में होता, तो लोगों को पहले बताया जाता, लोगों से, एक्सपर्ट से सलाह ली जाती, फिर इसको किया जाता है ना। कह रहा है एंड सडनली नॉट इन द ओपेक एंड कैवलियर मैनर एज इज बीइंग प्लान्ड हियर। कह रहा ना, पक्का ही नहीं, उस ओपेक, उस अपारदर्शी, उस बहुत ही अनक्लियर और कैवलियर मैनर में, अकड़ू अंदाज में, जिस अंदाज में इसको प्लान किया जा रहा है हियर, यहाँ पे। तो कह रहे दुनिया भर में तो पूरी बातचीत होती है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, और इस अंदाज में तो कहीं भी नहीं होता जहाँ पे लोगों को बताया भी ना जाए कि हो क्या रहा है, और अकड़ू पने के हिसाब से हो, ना बताओ ना किसी से पूछो। समझ गए? अब इस सेंटेंस में देखने वाली कई चीज़ें हैं। प्रीमियर मतलब लीडिंग हो, बड़ा इंस्टीट्यूशन हो देश का, कोई भी बड़ी चीज़ हो प्रीमियर कहलाती है। ओपेक मतलब अपारदर्शी, इसको वेग बोल दो, अनक्लियर बोल दो, इक्विवोकल बोल दो, कुछ साफ साफ सबके सामने है नहीं, होने क्या वाला है। कैवेलियर ऊपर वर्ड आया था, आपको इम्पीरियस बताया था ना, हाई हैंडेड, इम्पीरियस, ह्यूबरिस्टिक, कैवेलियर, सबके सब एरोगेंट, एक दूसरे के सिनोनिम है ना, अकड़ू पने वाले। ये एज जो है ना, एज, इसकी खासियत है, कभी कभी अपने बाद के सब्जेक्ट को खा जाता है। अ वैक्सीन इज़ नॉट अ मैजिक बुलेट अगेंस्ट अ डिजीज़ एज इज़ पॉपुलरली बिलीव्ड। एक वैक्सीन एक मैजिक बुलेट नहीं है, हैरी पॉटर की झाड़ू नहीं है किसी भी डिजीज़ के सामने। वैक्सीन लगवाई और सोच रहे हो मास्क उतार दूँ, कह रहा है ऐसा नहीं है, एज जैसा कि पॉपुलरली बिलीव किया जाता है, दुनिया मानती है। अगर एज के बाद में इट आ रहा हो, एज इट इज़ पॉपुलरली बिलीव्ड, है ना, इट आ रहा हो, तो उस केस में इट को खा भी जाते हैं कभी कभी। लिख दोगे तो भी कोई नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो एज इज़ पॉपुलरली बिलीव्ड में इट बीच में छुपा हुआ है। द रूल अप्लाइज टू एवरी वन एज इज स्टेटेड अबव। ये रूल सभी को अप्लाई होता है जैसा कि ऊपर लिखा है। तो एज इट इज स्टेटेड अबव सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए, पर इट को हम खा गए हैं। एज के बाद में अगर इट आए तो उसको आप खा जाया करो, है ना। तो एज इट इज़ बीइंग प्लान्ड, ऐसा ये सेंटेंस बना हुआ है। आर्टिफैक्ट्स एट द नेशनल म्यूजियम स्टिल लैक अ कंप्लीट इन्वेंटरी, द एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट, फ्लैगिंग द रिस्क ऑफ लॉस एंड मिस हैंडलिंग। कह रहे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। आपने कोई पेंटिंग बनाई 500 साल पहले, कोई किताब लिखी, तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी, उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी आज भी, है ना। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैन मेड है, एंटीक है, कह रहे ये जो है ना नेशनल म्यूजियम में, ये अभी भी लैक करते हैं, ये अभी भी इनमें कमी है एक कंप्लीट इन्वेंटरी की। इसका मतलब क्या होता है? इन्वेंटरी का मतलब होता है लिस्ट। इन आर्टिफैक्ट्स की आज भी कंप्लीट लिस्ट नहीं बनी हुई, कौन से खाने में कौन सा आर्टिफैक्ट लगा हुआ है। कह रहे ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, पॉइंट आउट किया है, इन्होंने ही बताया है। और कैसे? फ्लैग करते हुए, इशारा करते हुए उस जोखिम की तरफ जो है इनके खो जाने का या मिस हैंडल हो जाने का। मान लो इन आर्टिफैक्ट्स की लिस्ट भी नहीं बनी हुई आज तक म्यूजियम में, अगर 10-12 खो भी गए तो किसी को पता भी नहीं लगेगा वो थे या नहीं थे, और गए तो गए कहाँ। समझ गए ना। आर्टिफैक्ट्स की वर्ब है स्टिल लैक, एक्सपर्ट्स की वर्ब है पॉइंटिंग आउट। जब ये पॉइंट आउट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, तभी ये फ्लैग भी कर रहे थे, तभी ये गलत चीज़ की तरफ इशारा भी कर रहे थे, सबका ध्यान भी खींच रहे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल है साइमल्टेनियस एक्शन, ठीक है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। करे द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज क्लियरली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ हरी। करे जो प्रोजेक्ट है साफ साफ तौर पे पैसिव वॉइस में क्लियरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जल्दबाजी में, इन अ हरी। समझ गए ना। पैसिव वॉइस है बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे द गवर्नमेंट्स इनटॉलरेंस टुवर्ड्स
any public scrutiny of the project is such that even photography of the construction is now banned। कह रहे गवर्नमेंट की जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता बोलते हैं हिंदी में, चीज़ों को ना सह पाने की आपकी ताकत, नैरो माइंडेडनेस, है ना। कह रहे सरकार की जो असहिष्णुता है और किसकी तरफ, किसी भी पब्लिक स्क्रूटनी की तरफ, लोगों की जांच की तरफ, और किस में, इस प्रोजेक्ट की। कह रहा वो ऐसी है, इन सच दैट, वो ऐसी है कि यहाँ तक कि फोटोग्राफी जो है ना इस कंस्ट्रक्शन की, वो भी अब बैंड है। तो ये जो काम हो रहा है ना, कोई पत्रकार वहाँ पे जाकर के उसकी मूवी भी नहीं बना सकता, क्लिप भी नहीं बना सकता। ऐसी असहिष्णुता सरकार ने दिखाई है। सरकार चाहती नहीं है इसकी कोई भी स्क्रूटनी हो, समझ गए। इंटॉलरेंस की वर्ब है इस, और फोटोग्राफी की वर्ब भी है इस। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहे द कंट्री इज़ फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस द रिपल इफेक्ट्स ऑफ विच आर बीइंग फेल्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स टू। कह रहे अब देश की हालत क्या है, देश फेस कर रहा है एक ऐसे हेल्थ क्राइसिस को, एक ऐसे स्वास्थ्य के तूफान को जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो नेवर हैपेंड बिफोर है, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, अपने आप में अभूतपूर्व है। तो कह रहे देश तो कोरोना की मार को झेल रहा है अपने आप में, और हुआ क्या, और कह रहे जो रिपल इफेक्ट है, ये खास तरह का एक जो प्रभाव है, ये मैं समझा दूंगा। कह रहे जो खास तरह का इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है इसका, ऑफ विच, और वो फील किया जा रहा है पैसिव वॉइस में, हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दायरे में भी। तो खाली लोग नहीं मर रहे हैं, लोग भूखे भी मर रहे हैं, लोग समाज में थोड़े से स्टिग्मा से भी जो ग्रसित हैं ना, और पॉलिटिकली भी जो है आप देखोगे बहुत सारे उथल पुथल देश में हो रहे हैं, हर स्फीयर में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, समझ गए। अब इसमें देखने वाली चीज़ें बता देता हूँ। कंट्री की वर्ब है इज फेसिंग, इफेक्ट्स की वर्ब है आर बीइंग फेल्ट, ऑफ विच एक कंजंक्शन होती है। स्फीयर का मतलब होता है दायरा, स्फीयर, सर्कल, डोमेन, फील्ड, है ना। अब ये रिपल इफेक्ट क्या होता है, समझो इसको। इसके 3 सिनोनिम है, रिपल इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट और कंटेजियन इफेक्ट। पिक्चर के जरिए समझाता हूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो रिपल इफेक्ट होता है ये, आपने पानी की एक बूंद गिराई, और इस बूंद को जहाँ गिराया था ना, वहाँ पे नहीं, आगे तक जा करके जो लहरें चली है ना, ये रिपल्स बोलते हैं इनको, आगे तक जो है, किनारे पे बैठे तक जो है, किसी पंछी तक जो है वो लहरें पहुंची होंगी। तो जो काम यहाँ हुआ उसका असर आगे तक जाएगा। जैसे रिपल्स जाती हैं पानी में, है ना, यहाँ पे कुछ हुआ और वहाँ तक पता लग रहा है क्या हुआ है। तो इसी को रिपल, डोमिनो या कंटेजियन इफेक्ट बोलते हैं। महामारी सिर्फ लोगों की जान नहीं ले रही, हर दायरे के अंदर इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल रहा है, समझ गए। द गवर्नमेंट विल लूज नथिंग इफ इट वर टू सस्पेंड द प्रोजेक्ट एंड टेक द अपोजिशन पब्लिक into confidence on the future course in calmer times। कह रहे गवर्नमेंट जो है कुछ भी लूज नहीं करेगी, सरकार के पास कुछ भी खोने को नहीं है। अगर ये वर्क टू सस्पेंड, देखो इट के साथ में वर्क लगा हुआ है, अनरियल फ्यूचर की बात हो रही है ना। कह रहा अगर ये सस्पेंड कर देती, वर्क टू सस्पेंड होती, इस प्रोजेक्ट को अभी ठंडे बस्ते में डाल देती और लेती, टेक करती अपोजिशन को और लोगों को अपने भरोसे में, इस फ्यूचर कोर्स के बारे में, आगे के रास्ते के बारे में, कामर टाइम्स में, ऐसे वक्त में जब चीज़ें शांत हो जाती। तो कह रहे सरकार के पास कुछ भी लूज करने को नहीं है, सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड करे और बाद में लोगों को भरोसे में ले, कोविड जब चला जाए तब शांति से बैठ करके इन बिल्डिंग्स को बनाए। इट के बाद में वर्क क्यों लगाए, अगर ऐसा होता तो, अनरियल फ्यूचर है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता तो, है ना, जो काम हो ही नहीं सकता उस काम के लिए हम वर्क को लगा करके, V2 लगा के अनरियल फ्यूचर को बताते हैं। चलिए अब ज़्यादा मुश्किल था नहीं आज का आर्टिकल, अब जो मुश्किल है उसको देख लेते हैं। ये आपका क्विज़ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आज शाम को प्रोबेबली 8 साढ़े 8 बजे एक नई केस स्टडी पब्लिश करूँगा चैनल पे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे, है ना, कैसे जो साइंटिस्ट हैं अब चीज़ों के जीन्स को बदल रहे हैं और कितना खिलवाड़ हो रहा है नेचर के साथ में। अब इस सेंटेंस में क्या करना है, एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है जो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली करेक्ट है ना, जो करेक्ट है उसी को चूज़ करना है। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, चारों में एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है। इन 2012 in order to penalize a few hubristic land encroachers, the state government has raised a few private properties in the city outskirts। कह रहा 12 मई 2012 में इस काम को करने के लिए, काम क्या है, सज़ा देना कुछ अकड़ू लैंड एनक्रोचर्स को। एनक्रोचर कौन होते हैं, जो लैंड को एनक्रोच करें, अतिक्रमण करें, है ना। तो कुछ अकड़ू हैं, अतिक्रमण भी करके बैठे हैं और अकड़ भी दिखा रहे हैं। कह रहे ऐसे लोगों को पिनलाइज करने के लिए, सज़ा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रेज कर दिया, गिरा दिया, ढा दिया कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को इन्हीं लोगों की, सिटी के आउटस्कर्ट्स में, शहर की बाहर के दायरे में। तो शहर के बाहर जाकर के सरकारी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया होगा। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, चारों में देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है, इस सेंटेंस के अंदर इसने प्रॉपर्टीज़ को गिराया है। गिराए जाने के लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है RAZE। अगर ऐसा है तो ये तो A सही हो सकता है, B भी सही हो सकता है,
लेकिन सी के बाद में जो डी है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये रेज लिखा हुआ, ये गुस्से का होता है, गुस्से की बात नहीं हो रही, तो डी आपका वैसे ही बाहर निकल गया। दूसरी चीज़, ये काम पास्ट में हो चुका है, एडवर्ब ऑफ पास्ट भी आपको मिल गई है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यूज होगा ही नहीं, तो हैज़ रेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो इन दोनों में रेज लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बी और सी आपके आंसर हो सकते हैं। समझ गए ना, बी और सी कुड बी योर आंसर्स। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे लगे हैं ह्यूब्रिस, लैंड, एनक्रोचस, यहाँ पे लगे हैं ह्यूब्रिस्टिक, लैंड, एनक्रोचस। ह्यूब्रिस्टिक का मतलब है जिसमें अकड़ूपना हो, ये एक एडजेक्टिव है। लैंड एनक्रोचस को मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। ह्यूब्रिस, लैंड, एनक्रोचर का मतलब हो गया, ह्यूब्रिस का मतलब होता है अकड़, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। आपको इन नाउन्स के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए था जो अकड़ दिखाने वाले हों, एडजेक्टिव होता है ह्यूब्रिस्टिक। समझ गए ना, तो नाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क करोगे तो आपको पता लगेगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्विज देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये जो देखा ना आपने, सेपरेट पोजीशन, सिंपल पोजीशन, फिर एडवर्ब ऑफ पास्ट आ जाए तो कौन सा टेंस लगेगा, कॉल पे कौन सी फ्रेजल वर्ब लगेगी, और लास्ट में इन्फिनेटिव कब लगेगा, पैसिव कब लगेगा, एक्टिव। चारों कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा चुका हूँ। फटाफट से इसको कर दो ट्राई, डाल दो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, साथ ही साथ अपने स्कोर को, है ना। मेरा आंसर कमेंट से मैच कर लेना, फर्स्ट वाले में डाल रहा हूँ, अपना और मेरा मैच करोगे तो पता लग जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए मुलाकात होगी कल की वीडियो में, अंटिल देन।